हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ से क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार से। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास जितने भी संख्या दे रखे हैं इन सभी को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रखा है 140। तो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो संख्या है 140, तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं। 140 तो हमारे पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। देखिए अभाज्य संख्या हमारे दो से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो यहाँ पे हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसका गुणनफल करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 7 14 0, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 बचा 1 हो गया 10, 2 5 10। यहाँ पे फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते 3 कम 3 नहीं जा रहा है। तो अगली बड़ी अभाज्य संख्या है 5, तो 5 7 हो गया 35। और 7 जो है केवल 7 से जाएगा क्योंकि यह ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है भाई, अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। अब हमें इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हमारे पास संख्या है 140, तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 140 बराबर यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 कितनी बार आया है, तो 2 2 बार, 2 गुणा 2। 5 एक बार आया है तो 5, 7 एक बार आया तो 7। अब इसको अगर आगे लिखना चाहे तो देखिए 2 अगर 2 बार है तो हम इसको लिख सकते 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा ये वाला रूप हो गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। इस रूप में व्यक्त करने के लिए बोला केवल। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं 156। अब 156 का भी इस तरह से जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ पे प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे 156। अब 156 जो है हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगर पीछे लास्ट में सम संख्या है तो हम 2 से विभाजित करेंगे, हो जाएगा। 2 7 14 बचा 1, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 बचा 1, इधर हो गया 18, 2 9 18। अब अगली अभाज्य संख्या है हमारे 3, तो 3 से देंगे, 3 कम 3, 3 3 9। अब 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 13 कम 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 156 बराबर हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखेंगे जो संख्या जितनी बार आई है, जैसे यहाँ पे 2 एक बार 2 बार आया है तो हम इसको लिख सकते 2 की घात 2। 3 एक बार आया है तो 3 या 3 की घात 1, और 13 एक बार आया है तो 13। ऐसे लिखेंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला संख्या है हमारे पास 38 25। अब 38 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा, देखते हैं। 38 25, देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने क्या बताया था भाई, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम गुणनखंड करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमारा विषम संख्या है तो 2 से यह विभाजित नहीं होगा, तो हम अगले अभाज्य संख्या से यहाँ पे इसको विभाजित करने की कोशिश करेंगे। और अगली अभाज्य संख्या हमारा 3, तो 3 से यहाँ पे विभाजित करके देख लेते हैं एक बार, होता है नहीं होता है। देखिए 3 से करेंगे, 3 कम 3 बचा कुछ नहीं, इसमें करेंगे 3 दूनी 6 बचा 2, हो गया 22, और 3 7 21 बचा 1, यहाँ पे हो गया 15, 3 5 15। तो 3 से यह विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित करते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6 बचा 2, ये हो गया 22, 3 7 21 बचा 1, ये हो गया 15, 3 5 15। और फिर से 3 से एक बार देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए 3 चौको 12, फिर 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। 3 से फिर विभाजित हो रहा है, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 15 हो गया, 3 5 15। फिर से 3 से देखते हैं, 3 कम 3 बचा 1, 3 चौको 12, फिर 5 का पहाड़ा 3 में, 3 का पहाड़ा 5 में नहीं जाता है, तो ये 3 से नहीं होगा। तो अगले अभाज्य संख्या है 5। तो चूंकि लास्ट में हमारा 5 है तो ये 5 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगा। तो हम 5 से करते हैं, तो 5 8 हो गया 40, फिर बचा 2, 5 5 25। फिर 5 से देते हैं, 5 कम 5 बचा 3, 5 7 35। और 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 कम 17।
अब इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 38, 25, ये जो है बराबर है हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणा 17। आप चाहे तो इस आंसर को इस रूप में डायरेक्टली यहीं से देख के लिख सकते हैं। जैसे 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2, 5 2 बार आया है 5 की घात 2, 17 एक बार आया है, या फिर 17 की घात 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर तीसरे वाले का। ठीक है, आगे हमारे पास चौथा, पांचवा और भी 2 क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ पे देखिए बच्चों। अगला हमारा चौथा नंबर है 5005। अब 5005 का करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले वही प्रोसेस अपनाएंगे। बच्चों देखो, अगर नियमित रूप से आप हमारी क्लास अटेंड करते हो तो यह वादा है कि आप क्लास 10th में 100 में से 100 नंबर, दैट मीन्स जो थियोरेटिकल पोर्शन है लिखने वाली 80 नंबर, तो 80 में से 80 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली बने रहना पड़ेगा। रोज आप यहाँ से वीडियो देखिए, पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए नियमित रूप से, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो यहाँ पे इसका हम गुणनफल करते हैं, तो ये हो गया 5005। देखिए लास्ट में 5 है, तो ये 3 से भी विभाजित हो सकता है और 5 से भी विभाजित हो सकता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, हो सकता है 3 से ना भी हो। तो यहाँ पे देखिए 3 से करेंगे, 3 एक कम, 3 बचा कितना हमारे पास, यहाँ पे 2 बचा, 20 हो गया, 3 छंग 18 बचा 2, फिर 20, 3 छंग 18 बचा 2, 25 हो गया। तो 3 से नहीं जा रहा है, तो किससे जाएगा भाई, 5 से देके देखते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ये हो गया 1001। अब आगे देखते हैं हम क्या 1001 और किससे विभाजित हो सकता है। तो हम यहाँ पे 5 के पहाड़े में 1 कभी भी नहीं आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 3 का यहाँ पे देख लेते हैं। 3 तिया 9 बचा 1, 10 हो गया, 3 तिया 9 बचा 1, फिर 11 हो गया, नहीं जा रहा है। 7 से देखे देखते हैं, 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौको 28 बचा 2, 7 तिया 21, 7 से विभाजित हो रहा है। तो 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौको 28 बचा 2, 21 हो गया, 7 तिया 21। अब फिर से देते हैं, किससे जाएगा, देखिए 7 से, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा है, किससे जाएगा, 13 से देखे देखते हैं, क्योंकि 7 के बाद अगला जो है हमारा अभाज्य संख्या 13 है। तो 13 कम 13 बचा 1, फिर 13 कम 13, 11 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, तो 11 कम 11। ये हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसका अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो इसको गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिखेंगे 5005 बराबर, यहाँ पे 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 11। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप सबसे पहले 11 से करते तो और बेटर होता, क्योंकि 11 हमारी छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तब भी गलत नहीं होगा आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिएगा 11 से पहले विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब आता है अगला अभाज्य संख्या, अगला संख्या 7429। इसका हमें अभाज्य गुणनफल विधि से गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे फिर से वही चीज करते हैं। हमारे पास ये हो गया संख्या 7429, 74। तो हम यहाँ पे जो 2 से देके देखेंगे तो 2 यहाँ पे विषम संख्या है, तो 2 से तो जाएगा नहीं है। अब 3 से चेक करके देखेंगे, तो 3 से चेक कीजिए, देखिए 3 दूनी 6 बचा 1, 14 हो गया, 3 चौको 12 बचा हमारे पास 2, ये हो गया 22, 3 सत्ते 21 बचा 1 19। अब ये 19 इसमें तो नहीं जाएगा 3 का पहाड़ा। अब जो है हमारे पास अगला अभाज्य संख्या 5, तो 5 से अगर देंगे तो 9 के 5 के पहाड़े में कभी भी 9 नहीं आता है, ध्यान रखिए, 5 से नहीं होगा। 7 के पहाड़े में 9 आता है, तो 7 से देखे देखते हैं। 7 एकम 7 बचा कुछ नहीं, 7 छंग 42 बचा कुछ नहीं। अब 7 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, तो 7 से भी यह विभाजित नहीं होगा। तो अगले अभाज्य संख्या कौन है भाई, 11 है। तो 11 से देखे देखते हैं, 11 छंग 66 बचा हमारे पास 4 4 8 है, तो 82 हो गया। अब 11 7 77 बचा हमारे पास 5, ये हो गया 59। तो 59 में जो है 11 का पहाड़ा नहीं जाएगा, तो 11 से भी नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला देखते हैं 13 से, 13 के पहाड़े में 9 आता है। ठीक है, तो 13 से देखिए, 13 पंजे 65 बचा आपके पास यहाँ पे 9, 13 पंजे 65, तो 5 और 4 9, 9 यहाँ पे हो गया 92, 13 सत्ते 91 होता है। अब यहाँ पे बचाइए कि हो गया 19, जो कि इसमें भी नहीं जा रहा है, 13 का पहाड़ा भी नहीं जा रहा है,
तो अगला अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास? अगला अभाज्य संख्या है 17। अब 17 से देखिए देखते हैं। देखिए 17 से पढ़ेंगे तो क्या है भाई, देखो 17 चौको 68, 17 चौको 68 हुआ। अब 68 हुआ तो यहाँ पे बचा हमारे पास टोटल 6, 62। अब 17 तिया 51, तो 51 यहाँ पे बचा हमारे पास 11, और ये हो गया 11 और 9 119। अब 17 सत्ते 119, हाँ 17 से जा रहा है तो इसमें हम किससे देंगे? 17 से डिवाइड करेंगे। देखा आप लोगों ने कि हमारे पास पीछे कितने सारे अभाज्य संख्या थे, उससे हमें इसको विभाजित करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, गुणनखंड नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास कहाँ पे आके रुका? 17 से। तो हमें एक एक क्रम को ध्यान पे रखते हुए करते रहना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन को करते रहेंगे, आपने इसको कर रखा है, दिमाग में रहेगा ध्यान में, तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 17, तो 17 चौको हमने क्या कहा था? 68। अब 68 हुआ तो यहाँ पे 68 घटाओ, कितना बचा? 74 में से 68 घटाएंगे तो हमारे पास 2 और 4 6 6 बचा। 6 इसके साथ लगाएंगे तो हो गए 62। अब 62 में 17 का पारा पड़िए, 17 तिया 51, 17 ते 51 और 17 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 ते 51, इधर हो गए 62। तो 51, 62 में से 51 गया तो बचा हमारे पास 11, तो 17 तिया 51, और इधर 51, 62 में से 51 गया तो 11 बचा, और ये हो गया 11 लगाएंगे सामने तो 119, और 17 सत्ते जो होता है हमारा 119 होता है। क्लियर है बच्चों? अब 17 के बाद हमारे पास यहाँ पे फिर से इसको 17 से देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता है। तो 17 दूनी हो गया 34, बचा हमारे पास यहाँ पे 6 और 3 9, और 97, 17 के बाहर में 97 नहीं आता है, तो 17 से नहीं होगा, तो किससे देंगे? अगला अगला अभाज्य संख्या 19, तो 19 से देके देखते हैं। ठीक है, 19 दूनी हो गया 38, कितना? 19 दूनी 38, बचा हमारे पास 5, तो हो गया 57। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 3 बार गया। अब ये तो अभाज्य संख्या है तो 23 हो गया, 23 एकम 23। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा? देखिए, इसको हम अगर लिखना चाहे तो 7429 इज इक्वल टू, सभी वन टाइम आया है तो इसको ऐसे रख देंगे, 17 गुणा 19 गुणा 23, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ दिया जाता है तो बच्चा जो है, एवरेज बच्चा जो है वो नहीं कर पाता है। रीज़न क्या है? उनको टेबल वगैरह नहीं आता है, और इतना जो है जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको समय नहीं गंवाना है, क्विकली इसको कर देना है। तो आपको ये ध्यान में रहेगा कि ये किससे जा रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप वहाँ पे ऑब्वियसली कर पाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो संख्या है ए और बी, तो इनका गुणनफल जो है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि हमारा पीछे जो हमने फार्मूला करा था उस फार्मूले के अकॉर्डिंग है। उसी फार्मूले को प्रूव करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से हमारा पहला है 26 और 91। हमारे पास प्रश्न में है पहले 26 और 91, 91। ध्यान रखिएगा, 26 और 91 का यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए कहा है, एलसीएम निकालने के लिए कहा है, और उसमें ये वाली जांच करने के लिए कहा है कि तो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो देखिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास पहले 26 है तो 26 का भाज्य गुणनखंड करिए। तो 26 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 कम 2, 2 तिये 6, 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 एक कम 13। दूसरा है 91, तो 91 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से नहीं जा रहा है। फिर 7 से देखते हैं तो 7 एक कम 7 बचा 2, 7 तिया 21, और यहाँ पे 13 एक कम 13। ठीक हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हम एलसीएम या एचसीएफ की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को लिखते हैं। तो हम 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 बराबर 2 गुणा 13, और 91 बराबर 7 गुणा 13। अब हम एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा भाई? एचसीएफ में हमने क्या बताया था, याद कीजिए,
एचसीएफ बराबर हमने बताया था कि जो दो संख्याएं है या तीन संख्याएं है, उन संख्याओं में जो उभयनिष्ठ संख्या होंगी, गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या होगा, समझिएगा, दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या होंगे उसके न्यूनतम घात। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या कौन है भाई? 13 है। 2 और 7 तो उभयनिष्ठ नहीं है ना, 13 जो है उभयनिष्ठ संख्या है, और इसकी जो न्यूनतम घात है वो कितनी है? 13 है। तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ इतना हो गया 13। ठीक है, इसको अगर ऐसा ना लिख के आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? यहाँ पे एचसीएफ कोष्टक लगा सकते हैं 26,91 और कोष्टक बंद बराबर कितना आया हमारा? तो 13। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन इफेक्टिव है। ठीक है, एचसीएफ निकल गया। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा तथा LCM ऑफ 26,91 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? याद कीजिए, एलसीएम के लिए हमने क्या कहा था भाई? दोनों जो गुणनखंड है उन गुणनखंडों के प्रत्येक संख्या का जो अधिकतम घात है वह किसमें शामिल होंगे? एलसीएम में शामिल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें पहली संख्या है 2, 2 कितनी बार आया है? 1। तो उसके बाद है 7, तो 7 कितनी बार आया है? 1 बार। और इनमें देखिए जो दोनों में जो आपका संख्या 13 है वो एक एक बार आया है, तो इसका मतलब 13 का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो 13 हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 26 को आप 7 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा? 13 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा, या फिर 13 सत्ते 91, हटाइए इसको, हटाओ। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, कितना हुआ? 182। तो ये हमारा आया एलसीएम। तो हमारा कितना आया? ये हो गया एलसीएम। तो हम ये वाला एक आंसर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू इतना। आइए इसको, बराबर हो गया आपका कितना? 182। ये हमारा हो गया अगला आंसर। क्लियर है? तो जो आंसर हमारे पास आया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक आंसर आपका ये है जो कि एचसीएफ है, दूसरा आंसर ये है जो कि एलसीएम है। लेकिन हमें क्या बोला है भाई? जांच कीजिए। क्या जांच करेंगे भाई? देखिए यहाँ पे बोला है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना। तो यहाँ पे जांच कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे, तो जांच लिख देते हैं केवल, जांच। जांच में क्या हो जाएगा भाई? दो संख्याओं का गुणनफल, दैट मीन्स यहाँ पे 26 इंटू 91 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 26,91 इंटू LCM ऑफ 26,91। अब देखते हैं क्या इन दोनों का ये जो वैल्यू है ये दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। तो हम 26 को 91 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 91 गुणा 26, 6 कम 6, 6 नम 54, 2 कम 2, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे आ गया 6, 6, 8 5 13 का 3 बचा 1 और 1 2, 23 66। लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है हमारा? 2366। भाई राइट साइड में कितना आना चाहिए? राइट साइड में भी यही आना चाहिए। यहाँ पे एचसीएफ ऑफ इतना कितना आ रहा है? देखिए एचसीएफ है 13 गुणा एलसीएम है 182, 182। अब 13 को 182 से मल्टीप्लाई करके देखिए इधर, तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 बचा 2। अब 13 सत्ते 91 और आपका 13 94, 104, 104 और 2 कितना हुआ? 106। बचा हमारे पास 10, 13 और 10 कितना हो गया? 23। कितना आया? 23 66 यहाँ पे, 23 66 यहाँ पे बराबर 23 66। तो आपने यहाँ पे 23 66 बराबर 23 66। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अतः
यह सत्य है, यह क्या है, सत्य है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 का भी यही पैटर्न है, इसको करना है। देखिए क्या करेंगे, 510 को सॉल्व करते हैं। पहले 510 का अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। तो 500 हमारे पास है 10। 510 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले हम दे देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 पंजे 10। ठीक है। अब दे देते हैं 3 से, 3 से जाता है कि नहीं देखते हैं, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक हो गया। अब 3 से 3 दूनी 6, 25 हो जा रहा, नहीं होगा। फिर किससे देंगे, 5 से, 5 कम 5, बचा 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 एक कम 17 हो गया। ये हो गया 510 का। अब हम करते हैं 92 का अभाज्य गुणनफल। 92 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा, देखिए 2 से देके देखते हैं। 2 चौको 8, बचा 1 है तो 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 एक कम 23 हो गया। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, देखिए अतः यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 इज इक्वल टू हो गया 2 गुणा या फिर 2 की घात 2 गुणा 23। इतना है हमारे पास 92 का अभाज्य गुणनफल। अब हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एचसीएफ किसका, 510 और 92 का एचसीएफ कितना आएगा, देखिए एचसीएफ में हमने पहले भी बताया था कि जो दोनों संख्या है उनका अभाज्य गुणनफल करेंगे और देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ संख्या है उसके न्यूनतम घात कितनी है। यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या दोनों में है हमारे 2 और इसकी न्यूनतम घात है 2, तो इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 2। क्लियर। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम किसका, 510 और 92 का हमारा हो जाता है कितना, तो क्या बताया था हमने भाई, अगर एलसीएम निकालना है तो हम देखेंगे कि जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक पद का जो अधिकतम घात है वो क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रत्येक संख्या का अधिकतम घात है, तो जैसे हमारे प्रत्येक संख्या इन दोनों में है, हमारे पास 2 है तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है। अगला है हमारा अभाज्य संख्या 3, अगला है 5, अगला है 23, अगला है 17। ये है हमारे पास अभाज्य संख्या। अब इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है वो देखेंगे। ठीक है। तो इसको जो है साइड में हम कर लेते हैं, मिटा देंगे बाद में। देखिए क्या है हमारे पास, 2 की घात 2 बराबर 4, 4 12, 12 पंजे 60, कितना आ रहा है, देखिए 60। कितने का, इतने को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंजे हो जा रहा है 60, तो ये 60 लिख दिया हमने। अब 23 और 17 की बात आती है। 23 और 17 का गुणा करिए, तो 23 और 17 का गुणा करना है। तो 17 × 51 बचा 1, सॉरी 17 × 51 बचा 5, 51 का 1 बचा 5, 17 34 और 5 हो गया 34 और 5 हो गया 39। ठीक है। 17 34 और 5 39। अब ये आ गया 391। कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 60 × 391, इतना हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 कम 6, 6 नम 54, देखिए 0 बढ़ा दिया हमने, 6 का गुणा करा, 6 कम 6, 6 नम 54 का 4, बचा हमारे पास 5, 6 × 18 और 5, 18 और 5 हो गया 23, 23,460। कितना है हमारा भाई, जो तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आगे करते हैं। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 510, 92 बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0 है तो पहले 0 लगा देते हैं। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 कम 6, बचा हमारे पास कुछ नहीं, 6 नम 54 का 4, बचा 5, 6 18 और 5 हो गया 23। तो एलसीएम हमारा आया इतना। तो एक आंसर तो आपका एचसीएफ के रूप में ये निकल के आ गया, ये आपका आंसर हुआ। दूसरा आंसर जो है एलसीएम के रूप में ये निकल के आया, ये दूसरा आंसर हो गया, क्योंकि आपसे
HCF और LCM दोनों चीज़ें पूछी गई थी। अब जो है हम जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच में देखिए क्या है हमारे पास, जो पूछा गया है यहाँ पे उसी को हम देखेंगे। क्या बोला गया भाई, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो किसके बराबर है, HCF और LCM के बराबर है। अब वो दो संख्या है यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहली संख्या 510, दूसरी है 92। तो इन दोनों का गुणनफल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, HCF जो आया है इसके, और LCM जो आया है इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो जांच करते हैं यहाँ पे। तो दो संख्याओं का गुणनफल एक बार लिख लेते हैं इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे क्या चेक करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। अब हमारे पास दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, तो पहली संख्या है 510, तो यहाँ पे हम करते हैं 510 गुणा दूसरी संख्या है 92 बराबर क्या हो जाएगा, HCF कितना आया है, देखिए HCF है 2, तो 2 गुणा LCM कितना है 23460। इसका ये लेफ्ट साइड गुणा करेंगे, जो आएगा राइट साइड गुणा करके भी वही आना चाहिए। अगर आया तो जांच क्या है, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफ में कर लेते हैं। रफ में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 510 है, इसको 92 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ज़ीरो को हटाते हैं या फिर कर रहने देते हैं। ये ज़ीरो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 गुणा 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0, 2, 9, 5 और 1 6 और 4, इतना आया। जो गुणा करा इसका, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आया है 46920 बराबर। इसका भी गुणा करके देखते हैं। देखिए 2 को 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0, 2 को 6 के साथ करेंगे, 2 छंग 12 का 2 बचा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आया देखिए, इधर 4 6 9 2 0, यहाँ पे 4 6 9 2 0। इसका मतलब दोनों पक्ष क्या है, हमारा बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः जांच से प्राप्त हो रहा है कि संबंध सत्य है, या फिर अतः जांच से संबंध सत्य प्राप्त होता है, सत्य प्राप्त होता है। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि जांच सत्य है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा जो हमने करा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 336 और 54, थर्ड पार्ट है 336 और 54। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, 336 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 336 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छंग 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7। हो गया ये इसका भाज्य गुणनखंड। अब आती है बात 54 की। तो 54 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ये हो गया 54 का भाज्य गुणनखंड। अब हमारी बात आती है HCF निकालना और LCM निकालना। अगर हम यहाँ पे गुणनखंड की बात करें तो 336 बराबर हमारे पास आया। देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 की घात हो गया 4 गुणा 3 कितनी बार आया है, 1, तो 3 7 एक बार आया है। अब आता है 54 की बात। 54 में 2 एक बार आया है, गुणा 3 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 3 टाइम्स आया। ठीक हो गया। अब HCF निकाल लेते हैं यहाँ से। अतः HCF किसका, 336,
54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एचसीएफ बराबर, हमारा एचसीएफ में क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है उसका जो ओहनिष्ठ गुणनखंड है उसका न्यूनतम घात। ओहनिष्ठ गुणनखंड कौन है, देखिए 2 और 3 नजर आ रहा है, तो इसकी न्यूनतम घात कितनी है, 2 की 2, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 3, एक सॉरी यहाँ पे 3 हो गया, इतना बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ निकाल के आ गया, ये आपका एक आंसर हो गया। सेकंड आंसर के लिए हम यहाँ पे प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किसका निकालना है भाई, 336 और 54 का। तो एलसीएम क्या होता है भाई, प्रत्येक पद का अधिकतम घात का गुणनफल, प्रत्येक पदों का अधिकतम घातों का गुणनफल। अब देखिए प्रत्येक पद क्या है हमारे पास, 2 है, 2 का अधिकतम घात कितना है, 4, गुणा 2 के बाद 3 है, 3 की अधिकतम घात कितनी है भाई, 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 की अधिकतम घात है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिएगा यहाँ पे 3 की अधिकतम घात जो है 3 थी, तो यहाँ पे इसमें 3 लिखना था, ठीक है। तो 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 की अधिकतम घात है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3। उसके बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 7, तो 7 की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये हो गया 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका एलसीएम कहलाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई, 2 की घात 4 बराबर कितना आएगा, 2 की घात 4 बराबर हो जाएगा आपका 16, 2 की घात 3 की घात 3 बराबर हो जाएगा 27 और 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कितना आ रहा है। भाई आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको रफ में, तो कितना आएगा देखिए, सब 16 और 27 का गुणा करो, 27 और 16 का गुणा करिए, 7 छंग 42 बचा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, इधर 7, इधर 2, इधर 2, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, 3 और 1 4, कितना है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 से 21 और 1 22, 7 चौको 28 और 2 30, 30 24, कितना आ रहा है भाई, 30 24 जो है आपका एलसीएम आया है किसका, 336 एंड 54 का, ये एलसीएम निकल के आ गया। ये आपका एक आंसर और हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, जांच करना है। जांच कैसे होगी, वही हमारा फॉर्मूला है। जांच में हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल, भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे पास दोनों संख्याएं कितनी है भाई, देखो सीधे कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, चले लिख लेते एक बार, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब तो संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, हमारे पास संख्या है 336 इंटू 54, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर, दैट मीन 6 गुणा 3024 के बराबर होना चाहिए। अब इसके बराबर कैसे होगा देखते हैं, दोनों को हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। भाई इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, रफ में करते हैं, तो 336 को 54 के साथ गुणा करो, 336 को 54 के साथ, तो 4 छंग 24 बचा 2, 4 12 और 2 हो गया 14, 4 12 और 1 13, 5 छंग 30 बचा 3, 5 15 और 3 18, 5 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 1 7 8 और इधर हो गया 1, 18 144, कितना आया है, 18 144 बराबर, यहाँ पे 6 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, देखिए 6 चौको 24 बचा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18। भाई दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः जांच क्या है, सत्य है।
क्लियर है? ध्यान रखिएगा ये चीज़।